इसको हम बंद नहीं कर सकते। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी अरे काट दो। और हमें वो हम उस वजह उस प्रॉब्लम में भी आपके पास, अरे यार सब कट रहा है, रोक देना। वो उनसे वो उनका लोन देने का चुकाना पड़ता है। वो एग्जांपल मैंने अगर अपने जिस व्यक्ति के जिस बंदा नहीं जिस ठीक है। हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमें कनाडा वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या नहीं लगेंगे। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर हमें कनाडा के जाना हो, बाहर जाना हो स्टडी के लिए, बट हम नहीं जा पा रहे क्योंकि कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हो या फिर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि हम लोग कनाडा जा सके स्टडी के लिए, तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना है, सैड फील नहीं करना है कि हमें जाना था और हम नहीं जा पा रहे। ये सब सोचने के बजाय आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आएगा वो क्या आएगा? एजुकेशन लोन। अगर हमने सोच ही लिया कि हमने ठान लिया हमें बाहर जाना ही है, स्टडी करना ही है, तो कुछ आलतू फालतू सोचने के बजाय आप लोग लोन के बारे में सोच सकते हैं कि हमें एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि लोन हमें किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए, स्टूडेंट के क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या जो को एप्लीकेंट उनका सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या जो उनका को एप्लीकेंट उसमें अपना सैलरीड पर्सन है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब ये बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अगर हम वीज़ा अपना लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लगातार मिल सके। तो अब हम अपनी लोन की बात स्टार्ट करते हैं कि हमें लोन कैसे मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोन होता है, पहले तो वो बैंक वाले बताते हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक होता है जो कोलेटरल के साथ हमें लोन मिलता है, ये जैसे हमारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह के पेपर्स के इनका, और एक होता है विदाउट कोलेटरल। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है उसमें हम लोन कैसे लें। तो सबसे पहले तो हम कोलेटरल के साथ वाले लोन की बात करते हैं। कोलेटरल ये होता है कि जैसे हमारे पास हमारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर हों, हमारे पास कोई एसेट्स हो, हमारे पास गाड़ी के पेपर्स हो, या हमारे पास अगर गोल्ड है उसकी रिसिप्ट हो, या फिर हमारे पास कुछ और जो FD RD वगैरह होते हैं इनके जो पेपर्स हो, इन पर हमें लोन कैसे मिलेगा। तो अब पहले हम उन्हीं पे बात करते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो प्रॉपर्टीज़ के पेपर हमें सीधा सा होता है कि प्रॉपर्टीज़ के पेपर हम बैंक में जाके जमा करवाते हैं, वो हमें उन बेसिस पे लोन दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है कि अगर हमारा प्रॉपर्टीज़ की जो कीमत है वो 50 से 60 लाख है या 70 लाख है, तो कुछ बैंक होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में नहीं बताऊँगी, कुछ बैंक होते हैं कि वो हमें 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो उस पर 30 लाख भी लोन दे देंगे, कुछ हमें उस पर 40 भी दे सकते हैं या कुछ उससे अबव भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं, क्योंकि सब बैंक की अलग अलग पॉलिसीज़ होते हैं, अलग रूल्स होते हैं, तो वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर हमने गोल्ड पे लिया है या किसी भी चीज़ के, तो जितना उनकी कीमत होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोन मिलता है। कभी होता है कि 25-30 भी मिलता है, उससे ज़्यादा या उससे कम, सबका अलग अलग होता है। अभी मैंने आपको बताया था विद कोलेटरल जो आपका सिक्योर लोन है, अब मैं बताऊँगी अनसिक्योर जो कि विदाउट कोलेटरल होता है। इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज़ के पेपर नहीं है या फिर आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, गोल्ड की रिसिप्ट, अगर ये सब चीज़ें नहीं है, तब आप लोन कैसे ले सकते हैं। तब भी लोन आपको मिलेगा बट थोड़ा कम मिलेगा, इसमें थोड़ी सी जो आपका अमाउंट है वो कम हो जाता है। इनमें क्या होता है कि आपका जो अमाउंट होगा, अगर आप कोलेटरल के साथ लेते हैं तो आपका जो लोन है वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी हो सकता है। बट विदाउट कोलेटरल अगर आप लोन लेते हैं तो आपका 7.5 लाख हो सकता है, या उससे कम या उससे ज़्यादा, तो आई डोंट थिंक कि होता है, बट उससे ज़्यादा भी हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो बट वैसे ज़्यादातर जो लोन मिलता है 7.5 लाख का ही मिलता है। बाकी सारे बैंक्स के अलग अलग उनके रूल्स या पॉलिसीज़ होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम विदाउट कोलेटरल लेना पड़ता है तो इसमें हमें 2 गारंटर चाहिए होते हैं। जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं, कोई सा भी बैंक हो जिससे हम लोन लेंगे, उसी बैंक में उन दोनों गारंटर्स के अकाउंट होने चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो उनका गवर्नमेंट बैंक हो या उनकी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी हो, बट उसमें उन्हीं के अकाउंट होने ही चाहिए। इससे ये होता है कि अगर इन फ्यूचर हम लोन ना दे पाए, जो इंसान लोन ले रहा है वो लोन ना दे पाए, तो जो वो लोन है वो दोनों गारंटर को सिक्योरिटी के तौर पे उन्हीं से लोन वो लेते हैं, इसीलिए उन दोनों का अकाउंट उसी बैंक में होता है। तो यही फ़र्क था। अगर आप कोलेटरल के साथ लेते हैं तो 30, 40, 50 लाख इससे अब भी जा सकता है,
डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी कितने की है। वहीं अगर आप विदाउट कोलेटरल लेते हैं जिसमें आपके 2 गारंटर्स हैं, वहाँ आपको जो ये लोन पड़ेगा 7.5 लाख तक का पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं दोनों में से। तो वहीं अगर आप विदाउट कोलेटरल लोन ले रहे हैं, अगर बिना प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स के लोन ले रहे हैं, तो जो आप अगर आप पेरेंट्स के नाम पे ले रहे हैं, आपको उनकी 3 साल की आईटी रिटर्न्स चाहिए जो कि उनके पास होगी, या उन्होंने अगर नहीं करी तो उनको बोलेगा कि वो करके रखेंगे। और दूसरा आपको चाहिए होगा उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री हो वो अच्छी से हो। अगर उन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज, टीवी या गाड़ी ली है या फ़ोन लिया है, कुछ भी लिया, तो वो जो इंस्टॉलमेंट हो उनकी टाइम टू टाइम पे हो रखी हो उससे, और उनका सिबिल स्कोर वो थोड़ा अच्छा हो। इससे उनका ये होता है कि जो लोन मिलने में थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने टाइम टू टाइम पे करी होगी। जिस भी व्यक्ति के नाम पे आप लोन ले रहे हो, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो या आपके कोई बड़ा भाई बहन हो, अगर आप अपनी एग्जांपल आप मम्मी के नाम पे भी लोन ले रहे हो तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पूरी चेक होती है, उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक होती है, उनका पूरा सिबिल चेक होता है, उनकी जो इंस्टॉलमेंट है या कोई भी जिसके भी आप नाम पे लोन लोगे उनका सब कुछ ही चेक होगा। तो उनका सब आपको क्लियर रखना चाहिए। वहीं अगर आप बिना उसके कोलेटरल के रखते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको जो गारंटर होते हैं वो आपके सेम बैंक के होने चाहिए। तो आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी, कोई भी बैंक होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लूँगी, बट कोई भी बैंक होगा वो ये ज़रूर देखेगा कि हम नहीं दे पाएंगे इन फ्यूचर, तो जो बंदे के नाम पे जो गारंटर है, जो उनकी सिक्योरिटी ले रहे हैं, वो लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये ज़रूर चेक होता है। तो वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है आज की डेट में कोई किसी का साथ इतना नहीं देता है कि अगर आप सोचो कि आपको गारंटर ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत की बात आती है। बट फिर भी अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है, 2 गारंटर बनते हैं, तो वो वेल एंड गुड है अगर ऐसा कुछ होता है तो। तीसरी चीज़, जो हमें एक ऑफ़र लेटर आता है, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमने कनाडा में एडमिशन लिया है, तो वहाँ से हमें एक ऑफ़र लेटर आता है जिस पे हमारी फ़ीस भी लिखी होती है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर लगानी है। इससे लोन वालों को थोड़ा एक आइडिया हो जाता है कि इनकी इतनी फ़ीस है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमारी फ़ीस तो 2 साल की 16 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो हमें तो लोन सिर्फ 7.5 लाख का मिलेगा। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको जो 1 साल की फ़ीस है वो तो आपको एजुकेशन लोन के थ्रू मिल जाएगी, आपका 7.5 लाख या 5 लाख, 6 लाख जो भी आप ले रहे हैं। बट बाकी की जो रकम है वो आपको खुद उसी अकाउंट में जमा करानी पड़ेगी जिस अकाउंट में आपका लोन सेंक्शन हुआ है, या जिस बैंक में आपको उन्होंने लोन दिया है वो एक अकाउंट खोलते हैं, उसी में आपको बाकी के पैसे डालने हैं। और अगले साल की फ़ीस आपको खुद ही जमा करनी पड़ेगी वहाँ पे जॉब करके या जैसे भी आप करना चाहें। पर क्योंकि हर साल की आपको अलग अलग लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको जो वो लोन है उसको चुकाने के लिए भी वो लोग आपको 7 साल का टाइम देते हैं। इसीलिए आपको जो 1 साल की अपनी फ़ीस होगी 7.5 लाख अगर आपको बैंक वालों ने दिया है, तो बाकी की 1-1.5 लाख जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा होगा वो आपको खुद उसी अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। एक चीज़ और, जब हम लोन लेते हैं तो जो हमें लोन जो बैंक देता है वो हमें बताता है कि जो लोन उनको रीपे करना है वो 7 ईयर्स का हमारा टाइम होता है, उसमें करनी है। बट वो 7 ईयर्स हमारा एकदम ऐसा नहीं है कि जिस टाइम हमने लोन लिया उसके नेक्स्ट डे ही हमारा 7 ईयर्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। वो लोन हमारा तब स्टार्ट होता है रीपे करने का टाइम जब हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल, मेरी एजुकेशन 2018 में स्टार्ट हुई, तो 18, 19, 20 तक मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। 21 से मुझे वो स्टार्ट करना है, जो मेरा लोन होगा 7 साल का टाइम वो शुरू हो जाएगा, उसमें मुझे लोन रीपे करना है। बट उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तक अगर आपको लोन नहीं देना तो आपको कुछ नहीं देना, उन 3 सालों में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है बट वो आपको पे करना पड़ेगा, ताकि जब 3 साल तक आप इंटरेस्ट पे करें, जैसे ही आपकी स्टडी ख़त्म हो फिर उसके बाद आप लोन रीपे करना शुरू कर देंगे। और अब जब हम ये लोन लेते हैं और उसमें हमें 7 ईयर्स का टाइम हो रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें वो लोन 7 साल में ही चुकाना है या हम 7 साल तक ही वो लोन पे करते रहें। अगर हमने जिस टाइम लोन लिया है उसके 1 वीक या 1 मंथ बाद ही हमारे पास पूरा अमाउंट आ जाता है 7-8 लाख कहीं से, तो हम ये पूरा अमाउंट एक ही साथ बैंक वालों को देके अपना लोन रीपे कर सकते हैं। इसके लिए हमें 7 साल 8 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने 2020 में लोन लिया तो 2020 में अगर मैंने अक्टूबर में लिया तो 2020 में नवंबर में ही मैं ये सारा लोन उतार सकती हूँ। और दूसरी चीज़ की, अगर जैसे हमारा जो इंटरेस्ट है, हम सोचें कि हमारे पास 3 साल तक हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो शायद वो हमारा लोन में से कट रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारा लोन पूरा का पूरा वैसा ही पड़ा है। अगर हमने 7.5 का लोन लिया तो 7.5 लोन हमारा ऐसे ही पड़ा है, जो कि हमें अपनी स्टडी ख़त्म होने के बाद उतारना है। लेकिन उस बीच में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसका आपसे लोन से कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ आपका जा नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा ही पे हो रहा है। आप ये ना सोचें कि वो वहाँ से कट रहा होगा। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें लोन लेते टाइम ध्यान रखनी चाहिए थी, कि हमें
कैसे लेना है, चाहे वो कोलेट्रल के साथ हो चाहे वो विदाउट कोलेट्रल हो। और दूसरी बात कि कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैंने नहीं बताया, मैं बार बार कह रही हूँ, अब हर बैंक का अलग रूल्स अलग पॉलिसीज़ होते हैं, इसीलिए आप जब भी किसी बैंक में जाए तो उनके, वैसे मेरी माने तो आप हर बैंक में अलग अलग जाएँ, अगर आप वीकेंड में जा रहे हैं, वीकडेज़ पे जा रहे हैं, आप हर बैंक में जाए, उनकी बैंक्स की पॉलिसीज़ पूछे कि क्या है, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या क्या कैरी करना है, सब चीज़ों के अलग अलग एक बार आप पता करके उसके बाद अपनी फैमिली से डिस्कस करें। अगर आप फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते तो कोई कंसल्टेंट हो जिससे आप डिस्कशन करना चाहें, आप उनसे डिस्कस करें, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि आपको कैसे लोन मिलेगा। क्योंकि लोन कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बड़ा ही अमाउंट है, अगर आप किसी से भी ले रहे हैं, चाहे 7.5 लाख हो या 20 लाख हो, अमाउंट बड़ा ही होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप लोन लें, सारे बैंक की आप जांच पड़ताल कर लें कि वो कैसे आपको दे रहा है, क्योंकि लोन हर बैंक देना चाहेगा। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं या आप किस चीज़ से ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा, रफली आइडिया हो गया, थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। तो अब मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी कि हमें अपने, अगर जो स्टूडेंट है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या जो को एप्लीकेंट के उसके क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर हमारा को एप्लीकेंट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं जा रही हूँ तो मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले लगेगा हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ, और हमारा जो पासपोर्ट को कॉपी होगा उसका फ्रंट एंड बैक का जो ब्लैक एंड वाइट कॉपी होगा वो लगेगा, एक 10th और 12th की मार्कशीट और डिग्री, अगर हमने ग्रेजुएशन करी है उसकी मार्कशीट और डिग्री लगेगी, एक ऑफर लेटर जो हमारा कॉलेज की तरफ से आएगा विद फी स्ट्रक्चर वो ज़रूर लगेगा, और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड होगा वो लगेगा, फ़ी पे रिसिप्ट लगेगा, एक 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। को एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट, फादर मदर या सिबलिंग इफ़ सैलरीड, तो उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उनका सबसे पहले एक आधार कार्ड लगेगा, उनका पैन कार्ड लगेगा, उनकी जो आपके लेटेस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी वो लगेगी, लास्ट 3 ईयर का फॉर्म 16 जो ए एंड बी बोथ पार्ट उनका लगेगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, या फिर आपकी ऑनरशिप प्रूफ होगा, या आपका जो टैक्स आपने पे किया उसकी रिसिप्ट होती है वो लगेगा, लास्ट 3 ईयर इनके ITR कॉम्पिटिशन विद जो बैलेंस शीट में CA अटेस्टेड होगा वो लगेगा, अपडेटेड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सेविंग और आपका जो करेंट अकाउंट होगा उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका लेटेस्ट आपकी हाउस टैक्स रिसिप्ट होगी, या आपका ऑनरशिप प्रूफ होगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका वाटर बिल, ये सब भी लगेगा। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद चेन, और आपके पास अगर आपकी प्रॉपर्टी का मैप है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका एक जो नक्शा होता है मैप, वो भी अगर आपके पास है तो वो भी उन पे लगेगा, और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। पासपोर्ट आपकी जितनी भी मैंने आपको इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बताई है ये सारे उसमें लगेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं तीनों में, स्टूडेंट में या को एप्लीकेंट सैलरीड है या को एप्लीकेंट उनका सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लास्ट में मेरी वीडियो के एक मैं ऑर्डर में लिख दूँगी, वहाँ आपको सारे दिख जाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और क्या नहीं कैरी करने हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे करना है। बाकी अगर लोन की बात है वो प्लीज़ आप एक अच्छे से किसी भी बैंक में जाके सब जगह से अलग अलग बात करके उसके बाद ही आप ये लोन लेने का देखें। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग मुझसे पूछना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर भी नीचे दिख जाएगा, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और ऐसी ही आगे वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको थोड़ी बहुत ऐसी नॉलेज की बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।